नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ राजश्री। सीमा पार पाकिस्तान सभी हदें पार कर रहा है। कश्मीर के पुंछ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की है, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हो गए हैं। सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों भारतीय जवानों का शव क्षत विक्षत कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि शर्मनाक घटना पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने की है। भारत दौरे पर पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कश्मीर समस्या का बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कही है और इन दोनों ही खबरों पर हम पूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान के इस नापाक हरकत का क्या जवाब हो ये भी हम आपको बताएंगे। और आज सुनिए सरकार में भी हम यही सुनने, सोचने, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इन हरकतों को भारत किस तरह से ले और कैसे उसका जवाब दे। भारत की सरकार को अब क्या करना चाहिए। इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर भी बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि क्या विपक्ष राष्ट्रपति चुनाव में साथ आएगा या फिर मतभेद बना रहेगा। साथ ही जहां एक और विपक्षी एकता की बात हो रही है, वहीं कांग्रेस ने यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में एकला चलो रे की नीति क्यों अपनाई है और इसके पीछे उसकी रणनीति क्या है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। और बड़ा ही आश्चर्य है कि जब दोनों ही दल एक साथ आए थे तब राज बब्बर को पता ही नहीं था कि दोनों दल एक साथ आ गए और नहीं मुलायम सिंह यादव को पता था। लेकिन अब जब दोनों दल अलग अलग होने जा रहे हैं तब अखिलेश और राहुल को कुछ पता ही नहीं है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। सपा के साथ विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कांग्रेस क्यों तोड़ देना चाहती है ये आपको बताएंगे और बताएंगे आपको कि आप में भी किस तरह का घमासान चल रहा है और उसका अंजाम अब क्या होगा। ये भी दिखाएंगे कि लाल बत्ती हटाने के केंद्र के फैसले पर क्यों भड़के हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के एक विधायक। क्यों उन्होंने कहा है कि हम तो लाल रंग नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिए हैं जस्टिस कर्णन के मेडिकल टेस्ट कराने के आदेश और इसका क्या असर होगा ये भी आपको दिखाएंगे। बताएंगे क्यों अब आसान हो जाएगा आपके लिए घर खरीदना। ये भी दिखाएंगे आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों भड़के हैं भारत, रूस और चीन पर। साथ ही बहुत कुछ और भी और इतिहास की बात होगी और बॉलीवुड या फिल्म संगीत के सबसे मधुर गायक के रूप में जाने जाने वाले मन्ना डे को भी हम याद करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने सीमा पार से रॉकेट दागे और फायरिंग की, जिसमें एक बीएसएफ और सेना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवानों के साथ बर्बरता भी की गई। सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों भारतीय जवानों का शव क्षत विक्षत कर दिया। जवानों के शहीद होने के बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की है। भारत की ओर से भी लगातार मोर्टार दागे जा रहे हैं। बॉर्डर पर लगातार फायरिंग जारी है और भारत की सेना इस दुस्साहस का कड़ा जवाब दे रही है। लेकिन यहीं पर चिंता का विषय ये भी है कि जिस तरह से पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम तोड़ रही है और जिस तरह से तमाम गलतियां कर रही हैं, उसको भारत आखिर कैसे ले। पाकिस्तान की ओर से पुंछ सेक्टर में सुबह करीब 8:30 बजे रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग की गई। इसमें नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हो गए, जबकि बीएसएफ के राजेंद्र सिंह जख्मी हो गए। आर्मी की नॉर्दर्न कमांड ने बताया कि पाकिस्तान ने बीएसएफ पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया और शहीद जवानों के शव के साथ बर्बरता की। ये गलत बात है, ये सरासर अमानवीय है। किसी भी युद्ध के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई है। अभी हमने क्या करना चाहिए? हमने तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। क्या रिएक्ट करना चाहिए हमें बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसका रिएक्शन हमें जरूर करना चाहिए। एक तरफा फायरिंग करना और बीएसएफ की पोस्ट पर हमला करना और सैनिकों को मार गिराना गलत चीज है, और उसके बाद इस तरीके का व्यवहार उनके शवों के साथ करना मेरे ख्याल से मानवीयता की जितनी भी सीमाएं हैं उनको सबको लांघना है। हिंदुस्तान को ये मसला जो है वो पूरी शिद्दत के साथ उठाना होगा और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष ये
वारदातें जो हैं वो सामने रखनी होंगी ताकि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से एक्शन हो और सख्त एक्शन हो। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ये मौका है कि दुनिया के सभी मुल्क इकट्ठा होकर पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करें, क्योंकि पाकिस्तान से पूरी मानवता को खतरा है। वहीं कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने फिर विवादित बयान दिया है। बाजवा ने कहा कि कश्मीरियों की सियासी लड़ाई में मदद जारी रखेंगे। पाक सेना प्रमुख ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के वक्त ये बात कही। इस दौरान उन्होंने अपने सैनिकों को हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। पाकिस्तान खुले तौर पर कश्मीर में आतंकियों को हथियार, फंड और घुसपैठ में मदद करता आया है और समय समय पर ऐसे बयान देता रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर कश्मीर के मीडिया को ही और कश्मीर के अवाम की आंखें खुलनी चाहिए कि उनके असली दुश्मन वो टेररिस्ट हैं जो अक्रॉस दी बॉर्डर से आते हैं और सेपरेटिस्ट के इशारे पे काम करते हैं, ना कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस। पाक आर्मी चीफ का नियंत्रण रेखा पर यह चौथा दौरा था। इससे पहले बाजवा ने मोर्चा में भी एलओसी का दौरा किया था। पाकिस्तान के फौजी आला कमान का यूं बार-बार सरहद पर पहुंचना और कश्मीर में बढ़ती हिंसा को देखते हुए इस बात का अंदेशा बढ़ता है कि पाकिस्तान एक बार फिर किसी बड़ी साजिश की तैयारी कर रहा है, जिसमें कश्मीर में जमे आतंकियों के साथ ही सरहद पार से आतंकी और खुद पाकिस्तानी फौज भी शामिल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और ये कहा जा रहा है कि जवानों के शवों के साथ बर्बरता पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने की है। इससे पहले भी वह कई बार ऐसा दुस्साहस कर चुकी है। इस बॉर्डर एक्शन टीम में पाक सेना के कमांडो और आतंकवादी शामिल होते हैं। ये टीम छापामार युद्ध में माहिर होती है और पाक के स्पेशल सर्विस ग्रुप के साथ काम करती है। इनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि वो ऑपरेशन के वक्त क्रूरता की सारी हदें पार कर देते हैं। इस टीम में आतंकवादियों का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि पकड़े जाने पर पाक उनसे पीछा छुड़ा सके। इस टीम को घुसपैठ कराने के लिए पाक सेना कवर फायर देती रहती है। ये टीम पाक सेना के साथ 8 महीने और पाक वायुसेना के साथ 4 हफ्ते की ट्रेनिंग करती है। इनके पास भारत के ब्लैक कैट कमांडो की तरह हथियार होते हैं और इस बार भी इसी टीम ने इस तरह की कायराना हरकत की है। और ये भी कहा जा रहा है कि बाजवा जिस तरह से लगातार सीमांत क्षेत्र में घूम रहे हैं और जिस तरह से अपनी सेना यानी पाकिस्तानी सेना को बार बार उकसा रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक नई साजिश रच रहा है। और इसी का ध्यान रखते हुए रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इन दोनों ही जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जेटली ने कहा कि ऐसी हरकत तो जंग में भी नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की यह अमानवीय हरकत है। सेना को जो भी जवाब देना होगा वह सेना जरूर देगी। जेटली बोले कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है ये व्यर्थ नहीं जाएगी। उधर शहीद हुए एक जवान प्रेम सागर सिंह देवरिया के हैं। देवरिया उत्तर प्रदेश में है। उनकी शहादत की खबर मिलने पर भाटापार रानी तहसील क्षेत्र के टिकमपार गांव में स्थित उनके घर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और घर में मातम पसरा हुआ था। सभी की आंखें नम थी। जाहिर सी बात है कि जिस घर का इतना बहादुर सपूत चला जाए उस घर में क्या आलम हो सकता है। इनके बारे में शहीद हुए हैं ड्यूटी करते करते बीएसएफ के जरिए। वो तो बीएसएफ का ड्यूटी है, अपना वो जान को न्यौछावर किए हैं देश के हित में और बहुत ही उत्तम है। और ऐसे हमारे फौज को चाहिए कि इसका बदला वो लें। जिस घर से भी बच्चे शहीद हुए हैं, जिस घर से भी कोई जवान शहीद हो रहा है, हर घर यही चाह रहा है कि फौज इसका बदला ज़रूर ले। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को कुलगाम में आतंकियों ने कैश वैन पर हमला किया है। हमले में 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। साथ ही J&K बैंक के 2 कर्मचारियों की भी मौत हो गई। आतंकी वैन में मौजूद कैश के साथ साथ 5 SLR राइफल भी आतंकी लूट कर ले गए। आतंकी हमले के बाद तमाम बड़े अधिकारी मौके पर
पहुंचे। वहीं कश्मीर के पुलवामा के एक कॉलेज में पिछले साल मुठभेड़ में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के पोस्टर और आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के झंडे फहराए गए। छात्र कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर चढ़ गए और उन्होंने वानी के पोस्टर्स लहराते हुए आजादी के नारे लगाए। इसके बाद पुलवामा के सरकारी डिग्री कॉलेज में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प शुरू हुई। हालांकि सेना ने कुछ घंटों में ही वानी के पोस्टर्स हटवा दिए। दरअसल छात्रों ने आरोप लगाया था कि शनिवार को कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के गौजगी बाग इलाके में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों पर बल का इस्तेमाल किया था। छात्रों ने कहा था कि सुरक्षा बलों ने उन पर हमला किया, जबकि वह बेकसूर कश्मीरियों के मारे जाने पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सोमवार को छात्रों ने वानी के पोस्टर दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और आप समझ सकते हैं कि घाटी में किस तरह के विचार अब पलने लगे हैं। और इस बीच भारत हर तरह की रणनीति अपना रहा है। कश्मीर के मद्देनजर भारत पहुंचे तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तायिप एर्दोगन ने सुझाव दिया है कि कश्मीर मसले के हल और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारत पाकिस्तान को बातचीत करनी चाहिए। एर्दोगन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने राष्ट्रपति भवन आज पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सुषमा स्वराज से भी चर्चा की। इसके बाद एर्दोगन और नरेंद्र मोदी एक बिजनेस इवेंट में शामिल हुए। भारत तुर्की बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और तुर्की के बीच मजबूत आर्थिक संबंध है और भारत और तुर्की के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और आदर है। पीएम ने कहा कि हम अपनी साझेदारी को और मजबूत करेंगे। भारत और तुर्की विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और दोनों देशों की अर्थव्यवस्था ने एक स्थिरता दिखाई है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को भारत तुर्की रिश्तों का अहम आयाम बताते हुए कहा कि दोनों देश ऊर्जा की कमी से जूझ रहे हैं। ऊर्जा का क्षेत्र दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए मजबूत स्तंभ साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तुर्की द्विपक्षीय व्यापार जो 2008 में 2.8 अरब डॉलर था, अब बढ़कर के 2016 में 6.4 अरब डॉलर हो गया है। एर्दोगन और मोदी के बीच मुलाकात में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी कि एनएसजी में भारत की दावेदारी को लेकर चर्चा होगी। पिछले साल सियोल में हुई प्लानरी मीटिंग में चीन समेत 10 देशों के विरोध के चलते भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिल पाई थी। इस बीच मीडिया से बात करते हुए एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर में और लोगों की मौत नहीं होनी चाहिए। मसले के हल के लिए दोनों पक्षों को मिलकर बात करनी चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि मुद्दा हमेशा के लिए हल हो जाए। अब ये भारत और पाकिस्तान के हित में है कि वे मसले को कैसे हल करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि किसी समस्या को सुलझाने के लिए पूरी दुनिया में बातचीत के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो एक तरफ जहां टर्की ये कह रहा है कि कश्मीर से बातचीत होनी चाहिए, वहीं पर पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वहीं पर पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो हम लगातार देख रहे हैं। स्पेशल सेगमेंट हमारे सुनी सरकार में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के नापाक इरादों की ही। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दे दिया जाए। कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान ने पहले भारत के रिटायर्ड नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई और अब 2 सैनिकों को मारकर उनका शव क्षत विक्षत कर भारत को फिर से उकसाने की कोशिश कर रहा है। आज हम बात करेंगे कि आखिर अब क्यों समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। देखिए हमारा स्पेशल सेगमेंट, सुनिए सरकार। देश के वीर जवानों के शव लगातार वापस लौट रहे हैं। सीमा पार से चल रहा छद्म युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार 2 जवानों के शव पाकिस्तानी सेना ने क्षत विक्षत करके भेजे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस गोरिल्ला शैली के युद्ध के सामने भारत सरकार खुद को कितना लाचार पा रही है। ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, किस ओर कदम उठाने चाहिए, क्यों अब एक कड़े संदेश की जरूरत है जो पाकिस्तान को देना चाहिए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए। देवरिया के जवान प्रेम सागर शहीद हो गए। परिवार के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। कृष्णा घाटी में
पाकिस्तानी सेना के इस कायराना हमले में सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह भी शहीद हो गए। घात लगाकर हो रहे इन हमलों में पहले भी जवानों के साथ इसी तरह से बर्बरता की गई। पिछले साल 22 नवंबर को माचल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों के हमले में आर्मी के 3 जवान शहीद हुए थे। तब भी एक जवान का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला था। पिछले साल 28 अक्टूबर को भी इसी माचल सेक्टर में एक जवान मनदीप सिंह के शव का भी इसी तरह अपमान किया गया था। पाकिस्तानी आर्मी के कवर फायर का फायदा उठाते हुए आतंकी एलओसी के रास्ते घुसे और एक जवान की जान ले ली। लेकिन सवाल यह है कि इन हमलों का इलाज क्या है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ क्या विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किया गया था? ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक से क्या फायदा जिसके बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की कायराना हरकतें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। पिछले ही हफ्ते बुधवार को कुपवाड़ा में आतंकी हमले ने 3 जवानों की जान ले ली और 5 घायल हो गए। लेकिन सरकार के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने का जिगरा नहीं है, न ही छद्म युद्ध के अंदाज में जवाब देने का मादा। वीर जवान खुद को असहाय पा रहे हैं। वो घाटी में हाथों में बंदूक होते हुए भी खुद को लाचार पा रहे हैं। दुश्मन एक एक करके जवानों को मौत के घाट उतार रहा है। इस हमले का जवाब कड़ी निंदा से दिया जा रहा है। 56 इंच के सीने की बात करने वाली सरकार अचानक गांधी की अहिंसा और बुद्ध की करुणा वाला देश बन गया है। क्या इन जवानों के खून की कीमत सिर्फ चुनाव के वक्त होती है? अब तो शहीदों के परिवार वाले भी पूछ रहे हैं कि बिना जंग के ऐसी शहादत आखिर कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब सरकार को ढूंढना ही होगा, लेकिन राजनीति ऐसी होती है जिसके तहत कई अन्य सवालों के जवाब सरकार ढूंढती रहती है और अहम सवाल छूट जाते हैं। इस वक्त जिसका जवाब पक्ष और विपक्ष दोनों ही ढूंढ रहा है वो है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष के बीच रस्साकशी होने के संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीख मुकर्रर नहीं की है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक राष्ट्रपति के नाम पर आम राय कायम करने की कोई पहल नहीं की है। ऐसे में विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारने का विचार बन रहा है और इस पर कवायद भी चल रही है। वहीं बीजेपी का मानना है कि पीएम मोदी ऐन वक्त पर ऐसा उम्मीदवार लाकर विपक्ष को चौंका सकते हैं और उसकी पूरी रणनीति को फेल कर सकते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासत का अगला दौर शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए आम राय कायम करने की कोई कोशिश अभी तक शुरू नहीं की है। हालांकि मोदी ने एनडीए के दलों की बैठक बुलाकर गठबंधन के उम्मीदवार के नाम पर राय जानने की कोशिश की थी। वहीं बाबरी मस्जिद मामले में नाम आने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो जाने से सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, द्रौपदी मुर्मू के नाम भी चर्चा में है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला नेता होने की वजह से मजबूत उम्मीदवार समझी जा रही हैं। लेकिन एनडीए अपना उम्मीदवार तब मैदान में उतारेगा जब विपक्ष अपना संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जैसे नेता आम राय से राष्ट्रपति बनने का मन बनाए बैठे हैं। वो ये बात सीधे तौर पर सोनिया गांधी को और इशारों में ये बात पीएम मोदी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 5 साल में पहली बार 10 जनपद पहुंचे थे शरद पवार। लेकिन अगले ही दिन जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। शरद यादव ने समझा दिया कि शरद पवार की दरखास्त पर अभी बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। अभी तेल देखिए, तेल की धार देखिए। हकीकत यह है कि शरद यादव भी राष्ट्रपति पद का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेकर अपने राजनीतिक चरमोत्थान तक पहुंचना चाहते हैं। कुल मिलाकर मोदी जी को अपनी सूझबूझ का खेल दिखाने का बड़ा मौका मिलने के आसार हैं। संभव ये भी है कि मोदी प्रणव दा के कार्यकाल को बढ़ाने या फिर शरद पवार जैसे किसी नेता का नाम आगे कर दे। मोदी के इस कदम से विपक्ष का मुंह धुआं हो जाएगा। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। उधर विपक्ष को एकजुट करने की बात करने के साथ साथ कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन भी तलाशने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के मेहसाणा में नोटबंदी का मुद्दा एक बार फिर से जोर शोर से उठाया और मोदी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की। राहुल गांधी इस साल
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी का जनाधार तलाशने अब गुजरात पहुंचे हैं। अब कितनी सफलता मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन राहुल गांधी कोशिश जरूर कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की सलाह के बावजूद राहुल गांधी नोटबंदी का मुद्दा उठाने में अब भी जुटे हुए हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों के हितों पर चोट करने के लिए नोटबंदी की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद ही मोदी सरकार ने विदेश भाग गए उद्योगपति विजय माल्या को 1200 करोड़ की टॉफी खिलाई है। अपने भाषण में उन्होंने मोदी सरकार को पूंजीपतियों की सरकार साबित करने की कोशिश की। वो यहाँ भी नहीं रुके, उन्होंने सहारा डायरी का जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने पीएम पर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों से पैसे लिए। राहुल ने कहा कि सहारा का ये रिकॉर्ड पिछले 2.5 साल से इनकम टैक्स के पास है और आयकर अधिकारियों ने भी इन कागजों की जांच की मांग उठाई है। उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार किसानों से उनकी जमीन भी छीनने के फिराक में है, जबकि हमने जमीन अधिग्रहण कानून पारित करवाया, लेकिन मोदी सरकार 3 बार अध्यादेश लाकर उसे खत्म करने में जुटी हुई है। राहुल गांधी ने गुजरात के पाटीदार समाज की नब्ज थामने की भी कोशिश की, लेकिन मुश्किल ये है कि अंदरूनी कलह में जुटी गुजरात कांग्रेस की नब्ज उनकी पकड़ में नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गुजरात में ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से गुप्त मुलाकात को इसका नतीजा माना जा रहा है। राहुल की गुजरात यात्रा को राजनीतिक तीर्थ यात्रा बताने वाली बीजेपी कांग्रेस की कलह की वजह से आगामी चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। रजत मिश्रा, APN। तो जहां कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है, वहीं कांग्रेस के अंदर कभी बड़े नेता रहे दिग्विजय सिंह भी अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रहे हैं और इसीलिए गोवा और कर्नाटक के पार्टी प्रभारी के पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तेलंगाना सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह वैसे बयान बहादुर के रूप में जाने जाते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके लिखा है कि तेलंगाना पुलिस ने ISIS के एक फर्जी वेबसाइट बना रखी है। ये वेबसाइट मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाते हुए उन्हें ISIS मॉड्यूल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर काफ़ी प्रतिक्रिया रही और कौन सी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं रही, ये दिलचस्प भी रहा देखना। देखिए इस रिपोर्ट में। ये पहला मौका नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों के लिए काफी विवादित रहे हैं। उन पर खासकर अल्पसंख्यकों को रिझाने के आरोप लगते रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि तेलंगाना पुलिस की बनाई फर्जी वेबसाइट के जरिए मुस्लिम युवाओं को उकसाने का काम किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने ये भी सवाल उठाए हैं कि तेलंगाना पुलिस की सूचना पर मध्य प्रदेश पुलिस ने शाजापुर ट्रेन धमाके के आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसी दिन लखनऊ में सैफुल्ला को एनकाउंटर में मार गिराया गया। दिग्विजय सिंह इन एनकाउंटर के बीच संबंध देख रहे हैं। साथ में दिग्विजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या केसीआर ने तेलंगाना पुलिस को मुस्लिम युवाओं को फंसाने और उन्हें ISIS ज्वाइन करने के लिए उकसाने की मंजूरी दे रखी है। अगर ऐसा है तो क्या उन्हें जिम्मेदारी लेते इस्तीफा नहीं देना चाहिए? तेलंगाना सरकार ने उनके इस बयान का खंडन किया है। दिग्विजय सिंह साहब थोड़े बहक गए सर। क्या हुआ, इख्तिदार जाने के बाद वो तो खुद चीफ मिनिस्टर रहे और इतनी घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इतनी घटिया बात करते हैं, हमें शर्म आ रही है उनकी बात को दोहराने के लिए। Utterly irresponsible, reprehensible, and coming from a senior man like him, it's a shameful statement that he has made. When it comes to police and armed forces, I think we have to exercise utmost restraint. चूंकि आरोप फर्जी वेबसाइट से जुड़ा है, इसलिए तेलंगाना सरकार के मंत्री KT रामाराव ने तो इस मुद्दे पर केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से इस सिलसिले में मुलाकात की है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस खुद को दिग्विजय सिंह के बयान से अलग रखना चाहती है। एक दूसरी वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने भी दिग्विजय सिंह के बारे में कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। बेहतर कि आप दिग्विजय सिंह जी से पूछिए, उनका सफाया वो देंगे और उनके पास शायद कुछ सबूत होगा जिसके वजह से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाल ही में गोवा में सरकार न बन पाने के कारण रेणुका चौधरी ने दिग्विजय सिंह से इस्तीफे की मांग कर डाली थी। दरअसल दिग्विजय सिंह के कांग्रेस में अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं।
गोवा और कर्नाटक के प्रभारी पद से हटा दिए जाने के बाद भी दिग्विजय सिंह अब भी तेलंगाना कांग्रेस के प्रभारी हैं। पिछले दिनों वो कई बार तेलंगाना सरकार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को निशाना बनाते आ रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में उन्होंने कश्मीर के युवाओं को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कश्मीरी युवकों को सेना भी मार रही है और आतंकवादी भी मार रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के ही दिवंगत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अपने गुरु अर्जुन सिंह की तरह अल्पसंख्यक राजनीति अपनाई है। कांग्रेस को अब समझ में आ रहा है कि भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों और उनके रचयिता दिग्विजय सिंह की नीतियों से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। एंटनी कमेटी ने 5 साल पहले ही सोनिया गांधी को दी रिपोर्ट में कहा था कि कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी बनती जा रही है। ऐसे में फिलहाल दिग्विजय सिंह का नेपथ्य में भेजा जाना तय माना जा रहा है। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह का तेलंगाना पुलिस पर यह आरोप गंभीर है और इसकी जांच की जरूरत है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने सभी कामों को जनता के सामने रखें। योगी ने ये भी कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, इसलिए सरकार का दायित्व है कि वो जनता को बताए कि आखिर वो क्या कर रही है। सीएम योगी लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे और इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवा पट्टा धारण करके किसी तरह की कोई गुंडागर्दी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जल्द लागू होने वाली योजनाओं की झलक दिखाई। योगी ने कहा कि उनके सीएम बनने पर दुनिया भर में चर्चा हुई और इस बात की भी चर्चा हुई कि मोदी जी ने किस नमूने को सीएम बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को काम जानने का अधिकार है। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने 24 घंटे के अंदर एंटी रोमियो दस्ते को बनाया, अवैध बूचड़खानों को बंद कराया। योगी ने कहा कि अभी जो अवैध बूचड़खाने बचे हैं उन्हें भी बंद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा पहले एंटी रोमियो दल का भी विरोध हुआ। योगी की माने तो पीएम मोदी ने सभी के सामने आदर्श स्थापित किया है। अब लोग कहते हैं कि बीजेपी का रास्ता ही सही है। अपनी बातें रखते हुए योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कर्ज को माफ कर दिया। इससे 86 लाख किसानों को फायदा हुआ और जल्द ही बंद पड़ी चीनी मिलों को भी शुरू किया जाएगा और 4 नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केवल 4 जिलों में 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन अब हर जिले को 24 घंटे बिजली देने की शुरुआत की गई है। योगी ने कहा प्रदेश में कानून का राज लाना उनकी प्राथमिकता है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर उत्तर प्रदेश में साइकिल और पंजाब साथ साथ नहीं दिखेंगे, ना ही कहीं ये नारा सुनाई देगा कि यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी चुनाव में करारी शिकस्त मिलने और सपा कांग्रेस के गठबंधन के बुरी तरह फ्लॉप होने पर यूपी कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। बब्बर ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में होने वाले निकाय चुनाव में अब अकेले ही मैदान में उतरेगी और सपा का साथ नहीं लेगी। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। साइकिल को हाथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये नारा यूपी को ये साथ पसंद है अब गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। कांग्रेस ने राज्य में होने वाले निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में पार्टी महासचिव गुलाम नबी आजाद और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर की मौजूदगी में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। यूपी के कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी इस बैठक में उपस्थित रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद ज्यादातर नेताओं का मानना था कि विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी की जनता को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये साथ पसंद नहीं आया है। लिहाजा अगर देश के सबसे बड़े राज्य में पार्टी को दोबारा जिंदा करना है तो स्थानीय चुनाव में अकेले ही उतरना बेहतर होगा। बहुत स्पष्ट है, ये चुनाव जिला की इकाई और शहर की इकाई तय करती है। तो ये चुनाव तो तय हो चुका था कि पहले से कि हमेशा ही अकेले लड़ने का सवाल है। ये जो स्थानीय चुनाव होते हैं, प्रधान का चुनाव, सभासद का चुनाव, ये एक पूरी तरह स्थानीय मसला होता है। इस पे सारे कार्यकर्ताओं से बात की जाती है, राय ली जाती है। कभी कभी तो ज्यादातर चुनाव में तो सिंबल पे भी नहीं लड़े जाते थे। तो इस पर जो भी निर्णय होगा, ये निर्णय हमारे प्रभारी महासचिव और अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने राज्य नगर निगम चुनाव के लिए शंखनाद भी कर दिया है। पार्टी नेता जल्द ही जिला स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
इन बैठकों में उन विधानसभा उम्मीदवारों को भी बुलाया जाएगा जिन्हें पिछले चुनावों में 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। इससे पहले विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि विधानसभा चुनावों में नतीजे का सपा कांग्रेस गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। नहीं, कांग्रेस के अलायंस से हमें लाभ हुआ है और कांग्रेस का अलायंस ठीक है। वहीं बीजेपी ने पूरे मामले में चुटकी ली है। उन लोगों ने जब समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाए थे तो उस समय भी ये मालूम था कि वो बहुत कमजोर हैं और उनकी जो है वो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के भीतर जो है वो कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। वो एक सहारे की जरूरत थी और उन्होंने ऐसा सहारा चुना जो बिल्कुल कमजोर हाथ का उन्होंने सहारा लिया। न तो उनका भला हो पाया न कांग्रेस का भला हो पाया। सपा कांग्रेस गठबंधन को विधानसभा चुनाव में केवल 54 सीटें मिली थी, जबकि 105 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस अपने दम पर केवल 7 सीटें जीत पाई थी। वैसे सच्चाई ये भी है कि मतलब की दोस्ती ज्यादा दिनों तक टिकती भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर लाल बत्ती कल्चर को मोदी सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज से इस पर आधिकारिक तौर पर अमल होना शुरू हो गया, यानी आज से अधिकारियों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और जजों को अपनी कारों पर लाल बत्ती इस्तेमाल करने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल आपातकालीन वाहनों को नीली बत्ती इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। वीआईपी राज खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने जो गाड़ियों पर लगी लाल बत्ती और नीली बत्ती हटाने का फैसला किया था वो आज से लागू हो गया। अब किसी भी गाड़ी पर लाल बत्ती लगी मिली तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक इंस्पेक्टर न सिर्फ बत्ती उतरवाएगा बल्कि 3000 रुपए का फाइन भी करेगा। बहरहाल केंद्र ने ये बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन अभी तक बत्ती का इस्तेमाल कर रहे नेताओं और रसूखदारों ने अपनी गाड़ियों पर हूटर से सजा लिए हैं। लेकिन अब ये भी गैर कानूनी हो गया है। हूटर का सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जिक्र नहीं है, फिर भी आरटीओ की इंफॉर्मेशन में लाकर लोग इसे लगा लेते थे। 1 मई को केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के बाद ये भी नहीं कर पाएंगे। पीएम मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर बात करते हुए कहा था कि लाल बत्ती गाड़ियों से तो उतर जाएगी, लेकिन इसे दिमाग से भी उतारना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही वीआईपी है। उन्होंने वीआईपी का विकल्प ईपीआई सुझाया, जिसका मतलब है उन्होंने एवरी पर्सन इम्पोर्टेंट बताया। लाल बत्ती तो व्हीकल पर लगती थी, गाड़ी पर लगती थी, लेकिन धीरे 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 वो दिमाग में घुस जाती थी और दिमागी तौर पर वीआईपी कल्चर पनप चुका है। अभी तो लाल बत्ती गई है, इसके लिए कोई ये तो दावा नहीं कर पाएगा कि दिमाग में जो लाल बत्ती घुस गई है वो निकल गई होगी। सरकारी निर्णय से लाल बत्ती का जाना वो तो एक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन मन से भी हमें प्रयत्नपूर्वक इसे निकालना है। 19 अप्रैल को मोदी कैबिनेट ने सेंट्रल व्हीकल एक्ट में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक अब केंद्र या राज्य कहीं भी लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। सिर्फ इमरजेंसी सर्विस में नीली बत्ती लगाने की छूट दी गई है। लाल बत्ती पर बैन सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में सरकार बनने के बाद लगाया। 2015 में वो दोबारा सत्ता में आई, तब भी ये नियम जारी रहा। इस साल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लाल बत्ती को बैन कर दिया था। सबसे पहले खुद अमरिंदर ने अपनी कार से बत्ती उतारी थी। इसके बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रियों ने फैसला किया था कि वो अपनी कार पर लाल बत्ती नहीं लगाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल पहले ही इस संबंध में सरकार से कदम उठाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने लाल बत्ती को लेकर 2013 में ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि लाल बत्ती और सायरन का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम तय किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लेकिन बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने लाल बत्ती हटाने से इनकार कर दिया। पटना जिले के मनेर विधानसभा से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र, जो विधानसभा में निवेदन समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लाल बत्ती हटाने के मुद्दे पर कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि लाल बत्ती पर केंद्र सरकार का बनाया हुआ नियम वह नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर बिहार सरकार इस पर कोई कानून बनाएगी तो वो उसका पालन जरूर करेंगे। का जो कैबिनेट का फैसला होगा उसको बिहार सरकार और अन्य राज्य मानने को बाध्य थोड़ी है। जो हमारा राज्य का मुखिया, हमारे राज्य की सरकार अगर आदेश देती है तो हम तत्क्षण उसका पालन करेंगे।
तो कैसे ख़त्म होगी ऐसे में वीआईपी कल्चर, ये देखना होगा। उधर बात आम आदमी की कर लें और आम आदमी पार्टी की भी कर लें। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के 37 विधायकों ने मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि विधायक अमानतुल्लाह को पार्टी से बाहर किया जाए। ओखला इलाके से विधायक अमानतुल्लाह ने कुमार विश्वास पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कुमार को बीजेपी का एजेंट करार देते हुए कहा कि वो करोड़ों रुपए लेकर आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उधर केजरीवाल ने कहा है कि कुमार विश्वास और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, वो उनके छोटे भाई जैसे हैं। इसी बीच कुमार विश्वास ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बताते हुए ये स्पष्ट किया है कि जब तक अमानतुल्लाह को पार्टी से नहीं निकाल दिया जाएगा तब तक वो पार्टी के पीएसी बैठक में भी नहीं आएंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर अपने ही नेताओं की बयानबाजी से भारी नाराजगी है। पार्टी नेता कुमार विश्वास और विधायक अमानतुल्लाह खान की बयानबाजी से टॉप लीडरशिप नाराज है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेताओं को पार्टी के फोरम में अपनी बात कहनी चाहिए। अब आम आदमी पार्टी ने विवाद के निपटारे के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें कुमार विश्वास के साथ साथ अमानतुल्लाह खान भी मौजूद होंगे, क्योंकि ये दोनों ही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली इकाई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य हैं। कुमार विश्वास ने पार्टी और पार्टी की टॉप लीडरशिप के काम करने के तरीके और फैसले पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद पार्टी विधायक और पीएसी सदस्य अमानतुल्लाह खान ने कुमार विश्वास पर पार्टी तोड़ने और हड़पने के आरोप लगाते हुए कुमार विश्वास पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। देखिए, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं और हड़पना चाहते हैं, और ये मुस्तकिल साजिश रच रही है बीजेपी और आरएसएस। अभी अरविंद जी ने भी ट्वीट किया कि कुछ लोग हमारी पार्टी में दरार डालना चाहते हैं, तो मैं भी वही कह रहा हूँ। और हमारे कुछ विधायक हैं, 4 विधायक जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो विधायकों को लेकर जा रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि देखो जी बीजेपी आप या तो कन्वीनर बनाओ, नहीं तो बीजेपी जो है, बीजेपी में चलो बीजेपी 30 करोड़ रुपया एक विधायक को देगी। तो कुछ लोगों ने डायरेक्ट एमएलए से बात भी की, बीजेपी के लोगों ने। बड़ी हैरानी की बात है, एक तरफ केजरीवाल जी कुमार विश्वास को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के इशारे पर, उनकी पार्टी के इशारे पर उनके ही एक विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल ने हालिया चुनाव में पार्टी की हार के लिए ईवीएम के अलावा अन्य कारणों को भी जिम्मेदार ठहराने के लिए वरिष्ठ आप नेता कुमार विश्वास की आलोचना करने वाली पार्टी के कुछ लोगों को कड़ा संदेश देने की कोशिश की। पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने उनके और छोटे भाई विश्वास के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, कुमार मेरा छोटा भाई है, कुछ लोग हमारे बीच टकराव पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोग पार्टी के दुश्मन हैं, वो खुद पर ध्यान दें, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इससे पहले रविवार को ओखला से आपके विधायक अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाया था कि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी को हड़पना चाहते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा पार्टी का नेतृत्व करने की है। शुक्रवार को पार्टी लाइन से अलग हटते हुए विश्वास ने संकेत दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कथित छेड़छाड़ के अलावा अन्य कारण भी पंजाब विधानसभा और एमसीडी चुनाव में पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं में संपर्क का अभाव है। उन्होंने कहा कि एक हद तक आपका कांग्रेसीकरण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और आगे देखेंगे बीजेपी सांसद केसी पटेल की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं और जो उन्होंने कहा था कि वो हनी ट्रैप में फंस गए हैं, कैसे ये बात झूठी निकली। लेकिन इससे पहले देखिए नेशनल टॉप 5 खबरें। बीजेपी नेता श्यामपदा मंडल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। श्यामपदा मंडल ने कहा कि समझ में नहीं आता ममता बनर्जी आदमी है या औरत, वो किन्नर बन चुकी हैं, जैसा कि आप ट्रेन और बसों में देखते हैं। पीएम मोदी के 3 तलाक पर दिए गए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम मोदी को खुली धमकी दी है। आजम खान ने कहा कि अगर मोदी ने मुसलमानों को परेशान करना नहीं छोड़ा तो वो इसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को भी किसी लाभ से वंचित नहीं रखना चाहते हैं। आज ही सीएम ने सांसद और विधायकों से मिलने के लिए अपना समय निर्धारित किया है। सीएम योगी ने अपेक्षा की है कि माननीय सभी जनप्रतिनिधि उनसे मिलने निर्धारित समय पर ही आएंगे। सीएम कार्यालय के ट्वीट के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ सांसदों से हर शुक्रवार को शाम 4 से 5 बजे तक मिलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी से अपने कार्यालय सचिवालय एनेक्सी में मिलेंगे।
आमतौर पर ग्रामीण उद्योगों और खादी इकाइयों को बहुत बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन पिछले साल इन दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। ग्रामीण उत्पादों और खादी की बिक्री पहली बार 50,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। खादी की बिक्री बढ़ने पर सरकार भी खासा जोर दे रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रामीण उद्योगों में तैयार शहद, साबुन, श्रृंगार के सामान, फर्नीचर और जैविक खाद्य सामग्रियों की मांग में भारी तेजी देखने को मिली है। देश में दूरसंचार उपभोक्ताओं की संख्या फरवरी 2017 के अंत तक 1.18 अरब पहुंच गई है। उससे पिछले महीने की तुलना में 1.17% अधिक वृद्धि है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार फरवरी के दौरान मोबाइल फोन ग्राहकों की संख्या में 1.37 करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है। नेता रणनीतियां बनाते हैं, विरोधियों को पटखनी देते हैं, लेकिन हनी ट्रैप सहित अन्य आरोपों में फंसने के बाद खुद को बेदाग भी बताते दिखने लगते हैं। ये खेल भले ही पुराना हो, लेकिन इस बार गुजरात के वलसाड से बीजेपी सांसद केसी पटेल हनी ट्रैप में बुरी तरह से फंस गए हैं। अब ये हनी ट्रैप है या फिर वो अपने ही जाल में फंस गए हैं, ये देखना होगा। सांसद का यूं आरोप है कि हनी ट्रैप का गैंग चलाने वाली एक महिला ने उन्हें झांसे देकर पहले अश्लील उनकी सीडी बनाई और फिर वह उन्हें ब्लैकमेल कर 5 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। सांसद का ये भी कहना है कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। वहीं आरोपों के घेरे में आई महिला ने खुद को इस पूरे मामले में पीड़ित बताया है। सेक्स रैकेट के जाल में फंसने वाले सफेद पोश नेताओं की लिस्ट में बीजेपी सांसद केसी पटेल का नाम भी शुमार हो चुका है। बीजेपी सांसद केसी पटेल खुद एक महिला के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। अब बीजेपी सांसद ने हर आरोपी की तरह खुद को निर्दोष बताया है। दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है कि एक महिला के हाथों संचालित गैंग ने उन्हें हनी ट्रैप किया है। गाजियाबाद ले जाकर उन्हें नशीली चीज खिलाकर उनकी अश्लील सीडी बनाई गई। अब महिला और उसके साथी उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। सांसद की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली के तहत एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस में मैंने जो हकीकत थी वो सब बता दिया है और दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि भाई एक लेडी थी और उसने वो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट बता के मुझे फ़ोन किया था और मेरे घर पे आई थी और बाद में वो मुझे फंसा रही है। वो मैं उनके घर पे था तब मेरे चाय में उसने वो बोली थी कि वो ज़मीन की बात करने की और मुझे ले गई और चाय में उसने कुछ दे दिया, मेरे को बाद में कुछ मालूम नहीं। वहीं आरोपों के घेरे में आई महिला ने खुद को पीड़ित बताते हुए कहा है कि उसने वीडियो इसलिए बनाया ताकि उसे इंसाफ मिल सके। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे पास सारे एविडेंस है, मेरा शोषण हुआ है, मैं पीड़ित हूँ और मेरे को ही मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा मानसिक शोषण भी किया जा रहा है। मेरी कहीं सुनवाई नहीं है, पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं करते, पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। सेक्स सीडी और सियासत का जब जब कॉकटेल हुआ है तब तब हंगामा बरपा है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही राजनेताओं के बारे में जो सेक्स और सियासत के घिनौने कॉकटेल के बीच फंसने के बाद सुर्खियों में छाए रहे। सेक्स रैकेट में फंसे बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर एक दलित लड़की ने आरोप लगाया था यौन शोषण का। सेक्स सीडी से सुर्खियों में आए आप नेता पूर्व मंत्री संदीप कुमार। महिला का आरोप था कि संदीप कुमार ने नशीला पेय पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया। 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल एनडी तिवारी एक सीडी में 3 महिलाओं संग आपत्तिजनक स्थिति में दिखे, फिर इस्तीफा देना पड़ा। साल 2013 में नौकर के साथ दिखे मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता राघव जी। राजस्थान में नर्स भंवरी और तत्कालीन मंत्री मदेरणा की सेक्स सीडी से आया भूचाल, नर्स भंवरी की हुई हत्या। सेक्स सियासत के कॉकटेल में प्रेम त्रिकोण का अंत। 16 अगस्त 2011 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता 38 वर्षीय शहला मसूद की घर के बाहर कार में हत्या। बीजेपी सांसद केसी पटेल ने अब इस जाल से निकलने के लिए पुलिस की मदद ली है, लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि सियासत के उस्ताद सेक्स सीडी और साजिश का शिकार इतनी आसानी से कैसे हो जाते हैं। कुमार मयंक, एपीएन। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन के मेडिकल टेस्ट के आदेश दे दिए हैं। शीर्ष अदालत ने 5 मई को डॉक्टरों के एक दल से जस्टिस कर्णन की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पुलिस अधिकारियों का एक दल गठित करने के निर्देश दिए हैं जो न्यायमूर्ति कर्णन की जांच में मेडिकल बोर्ड की मदद करेगा। अब 9 मई को इस मामले में सुनवाई होगी।
कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस CS कर्णन के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को डॉक्टर के एक दल से न्यायमूर्ति CS कर्णन की मेडिकल जांच कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के DGP को पुलिस अधिकारियों का एक दल गठित करने के निर्देश दिए, जो न्यायमूर्ति कर्णन की जांच में मेडिकल बोर्ड की मदद करेगा। कोलकाता के सरकारी अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। जस्टिस कर्णन ने 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर और 7 जजों को 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने को कहा था। इसके बाद उन्होंने 28 अप्रैल को दिल्ली स्थित एयर कंट्रोल अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि केस खत्म होने तक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 7 अन्य जजों को देश के बाहर यात्रा करने की इजाजत न दी जाए। जस्टिस कर्णन ने यह आदेश अपने घर रोजडेल टॉवर्स, न्यू टाउन पर ही शिफ्ट की गई अदालत में पास किया था। जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने स्वसंज्ञान लेते हुए जस्टिस कर्णन के खिलाफ अदालत की अवमानना का आदेश जारी किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बाद जस्टिस कर्णन ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में इनके खिलाफ समन जारी किया था। अब 8 मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, जहां 18 मई तक जस्टिस कर्णन जवाब नहीं देते तो माना जाएगा कि वो कुछ नहीं कहना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जस्टिस कर्णन की मानसिक हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया, तो जवाब में जस्टिस कर्णन ने भी आदेश दे डाला कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों को एम्स के मानसिक रोग से जुड़े बोर्ड के सामने पेश किया जाए। साथ ही कर्णन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी दिमागी जांच जबरदस्ती कराई गई तो वो प्रदेश के DGP को सस्पेंड करने का आदेश दे देंगे। आप समझ सकते हैं कि पूरा मामला किस तरह से नए मोड़ लेता जा रहा है। उधर बात करते हैं जजों से ही जुड़े कुछ और फैसलों की और कुछ और ख़ास तरह के आदेशों की। सिडनी जा रहे दिल्ली के जजों की बात करें जिन्हें सरकार ने विदेश जाने की अनुमति नहीं दी है। सरकार का कहना है कि जब अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है तो एक ही समय में हाई कोर्ट के कई जज एक साथ विदेश दौरे पर कैसे जा सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के कई जज सिडनी दौरे पर जाना चाह रहे थे। केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार के किफायत से चलने और खर्चों में कटौती का असर जजों के विदेशी दौरे पर भी दिख रहा है। सरकारी खर्च पर जजों के विदेशी दौरे पर भी लगाम लग रही है। हाल ही में सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों को कॉन्फ्रेंस में सिडनी जाने की मंजूरी नहीं दी। सरकार का मानना है कि अदालत में मुकदमों का ढेर लगा हो तो एक ही हाई कोर्ट के कई जज एक ही कार्यक्रम में हिस्सा लेने को विदेश दौरे पर कैसे जा सकते हैं, वो भी काम के दिनों में। सरकार ने मंजूरी के वक्त खर्चों का पहलू भी देखा। ध्यान रहे कि सरकार मंत्रियों और नौकरशाहों के उन विदेशी दौरों पर पहले ही रोक लगा चुकी है जो देश के हित में बहुत जरूरी नहीं हो। बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के 4-5 न्यायाधीशों ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में महिला जजों की कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए सरकार से इजाजत मांगी थी। दौरे के दौरान कुछ दिन ऐसे भी आ रहे थे जिसमें कोर्ट खुला था। सरकार ने अदालतों में मुकदमे के लगे ढेर और कोर्ट के खुले होने को देखते हुए दौरे की मंजूरी नहीं दी। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि जजों के विदेशी दौरे के बारे में गाइडलाइन तय है। इनके मुताबिक आधिकारिक दौरे पर जाने के लिए सबसे पहले संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति लेते समय दौरे का पूरा विवरण देना होता है, जैसे कहां से निमंत्रण है, किसने बुलाया है, कितने दिन का कार्यक्रम है, कौन उसे आयोजित कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश से इजाजत लेने के बाद सरकार से भी इजाजत लेनी पड़ती है। कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और PMO से मंजूरी मिलती है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में एक ही कार्यक्रम में एक ही हाईकोर्ट के कई जज एक साथ विदेश दौरे पर जा रहे थे। सरकार ने इसे औचित्यहीन माना। वैसे भी निमंत्रण किसी विधायी संस्था से नहीं था और निमंत्रण व्यक्तिगत था। सरकार का मानना है कि जब अदालतों में मुकदमों का इतना ढेर लगा है तो फिर जजों को काम के दिन में यहाँ रुककर मुकदमे निपटाने चाहिए। कोर्ट और सरकार मिलकर ऐसे बहुत उपाय कर रहे हैं जिसमें वादों की संख्या तेजी से घटे। एक साथ कई जजों के जाने से काम प्रभावित होगा। दूसरी बात खर्च की भी है। सरकार का मानना था कि कम लोग जाने चाहिए। दौरे में जनता का पैसा खर्च हो रहा है। नेहा चंद्रा, APN, दिल्ली।
और आपके लिए एक अच्छी खबर दे दें, अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं लेकिन बिल्डरों द्वारा प्रोजेक्ट लेट किए जाने या घटिया निर्माण की आशंका से डरे हुए हैं तो आपकी ये चिंता अब दूर हो जाएगी। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में अपनी जमा पूंजी लगाई है और समय सीमा बीत जाने के बावजूद आपको फ्लैट नहीं मिला है और नहीं आपकी कहीं कोई सुनवाई हो रही है तो आपके लिए अच्छी खबर है। 1 मई यानी आज से बहुप्रतीक्षित रियल एस्टेट एक्ट यानी रेरा लागू हो गया है, जिससे अब ये आपके हक में रहेगा और बिल्डरों को इससे तमाम जो उनके वायदे होते हैं उससे जल्द से जल्द पूरा करने का उन पर दबाव पड़ेगा। बिल्डर नहीं अब खरीदार बन गया है रियल एस्टेट का किंग। 9 साल के इंतजार के बाद आज से रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट यानी रेरा लागू हो गया। कानून पिछले साल मार्च में संसद में पास हुआ था। नए कानून के तहत अब खरीदार बिल्डर की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेरा के लागू होने से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन इसे अब तक सिर्फ 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही लागू करने की अधिसूचना जारी की है। शहरी आवास मंत्री वेंकैया नायडू ने नए कानून को रियल एस्टेट के क्षेत्र में नई जान फूंकने वाला करार दिया। उन्होंने कहा है कि नया कानून बिल्डरों के गले का फंदार नहीं है, बल्कि इससे जो बदलाव आएगा उससे बिल्डरों को ज्यादा खरीदार मिलेंगे और ज्यादा खरीदार मिलने से बाजार तरक्की करेगा। लेकिन इस कानून के बाद खरीदार किंग बन जाएगा। अब निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को 3 महीने में नियामक प्राधिकरण से रजिस्टर्ड कराना होगा। जिन्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला वो प्रोजेक्ट भी इसमें आएंगे। रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी अब प्राधिकरण के पास होगी। अब कारपेट एरिया पर घर बेचे जाएंगे, न कि बिल्ड अप एरिया पर। कानून लागू करने वाले राज्य नियामक प्राधिकरण का गठन करेंगे। फिलहाल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया। वायदा पूरा न करने पर बिल्डर को 3 से 5 साल तक जेल हो सकती है। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल 76,000 कंपनियां शामिल हैं। हर साल तकरीबन 10 लाख लोग अपने सपनों के घर में निवेश करते हैं। 2011 से लेकर 2015 तक हर साल 2,349 से लेकर 4,488 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। देश के 15 राज्यों के 27 शहरों में ऐसे कुल 17,526 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, जिनमें 13,70,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही तथाकथित एक तरफा पेरिस जलवायु समझौते पर बड़े फैसले का वायदा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अमेरिका से धन देने के लिए कहकर उसे निशाना बनाया जा रहा है, जबकि रूस, चीन और भारत जैसे प्रदूषण करने वाले बड़े देश कुछ भी योगदान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही पेरिस जलवायु समझौते पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के 100 दिन पूरे होने के मौके पर ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि वो अगले 2 सप्ताह में पेरिस समझौते पर बड़ा फैसला करेंगे। ट्रंप ने आरोप लगाया कि एक तरफा पेरिस जलवायु समझौते में जहां अमेरिका अरबों डॉलर दे रहा है, वहीं चीन, रूस और भारत का कोई योगदान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क संधि के तहत पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर 2015 में 194 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और इसे 143 देशों ने अनुमोदित किया था। ट्रंप ने दावा किया कि इस समझौते के तहत योगदान के बाद अमेरिकी GDP 10 साल में 2,500 अरब डॉलर कमजोर हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लाने के लिए पेरिस में ये समझौता किया गया था। इसके तहत ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने के लिए कदम उठाने पर सहमति बनी थी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों की मदद के लिए 2020 से 100 अरब डॉलर हर साल देने का फैसला किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब हम बात देश और दुनिया के इतिहास की करते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में तो मनाया ही जाता है, लेकिन 1 मई और किन कारणों से महत्वपूर्ण है ये जानते हैं। 1 मई 1886 में अमेरिका के शिकागो में रोजाना 8 घंटे काम करने की मांग कर रहे श्रमिकों ने हड़ताल की थी। तब से पूरी दुनिया में 1 मई को श्रमिकों के अधिकार के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का सिलसिला चलने लगा और इसी वजह से इस दिन को 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 1 मई 1923 में भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत सन 1923 में चेन्नई में हुई थी। इससे पहले भारत के 80 देश ऐसे थे जहां 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता था।
1 मई 1960 में महाराष्ट्र को राज्य घोषित किया गया था और 1 मई 1961 में क्यूबा के प्रधानमंत्री डॉक्टर फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा को समाजवादी राष्ट्र घोषित कर दिया था और चुनावी प्रक्रिया को यहां खत्म कर दिया गया था। 1 मई 2011 में बराक ओबामा ने घोषणा की कि 11 सितंबर के धमाकों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया है। और आज एक ऐसे गायक का जन्मदिन है जिनका बचपन और तारुण्य कुश्ती, मुक्केबाजी और फुटबॉल खेलते बीता, लेकिन साथ साथ चलती रही सुर साधना भी। जी हाँ, मशहूर गायक मन्ना डे का आज जन्मदिन है। कोलकाता में जन्मे मन्ना डे करियर के तौर पर वकालत और गायकी में से एक चुनने को लेकर दुविधा में भी रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपने चाचा कृष्णचंद डे से प्रेरणा पाकर और शिक्षा लेकर गायकी को चुना। फिर उन्होंने उस्ताद दबीर खान, उस्ताद अमन अली खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान से बाकायदा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तालीम भी ली और इसीलिए मन्ना दा को सबसे ज़्यादा तालीम वाला जिसको कहा जाए गायक कहा जाता था। बॉलीवुड में 1943 में सुरैया के साथ फिल्म तमन्ना में गाने का उन्हें पहला मौका मिला। मन्ना डे शास्त्रीय संगीत के लिए अपने विशेष आग्रह के लिए जाने जाते हैं। मन्ना डे की बहुत खूबसूरत संगीत के साथ, आवाज़ के साथ, उनके गानों के साथ आपको आज छोड़ जाती हूँ। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।